घंटा टाइम निकालना। मैंने कहा ठीक है। मेरा एक्चुअली 11 बजे क्लास होती है, तो क्लास को थोड़ा पोस्टपोन किया। तो मैंने पूछा किस पर्पज से है और क्या है, मतलब कुछ बता दो। तो क्या कुछ नहीं, टेस्ट सीरीज है और उसका इनाम देने हैं बस। ठीक है ठीक है। अभी मुझे पता चला कि ये बढ़िया अच्छा कंसेप्ट है। और टेस्ट कितने दिन बाद लेते हो मैडम? 1 महीने में एक टेस्ट होता है और सिलेबस आपको पहले बता दिया जाता है, और उस टेस्ट के बाद टेस्ट ऑब्जेक्टिव होता है। अच्छा ओके। इससे मुझे एक वाकया याद आया। 2006 के अंदर हम कॉलेज में एडमिशन लिए थे, पीजी कॉलेज बाड़मेर में। उस समय कॉलेज की प्रतियोगिता होती थी जिसमें एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता था, साल में एक बार ही होता था। जो भी बच्चे उसमें टॉप करते थे, टॉप 3 स्टूडेंट को पहले यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाया जाता था, और यूनिवर्सिटी लेवल पर जैसे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, इसके जितने भी कॉलेजेस थे उन सब कॉलेजेस के 3-3 स्टूडेंट आते थे। फिर वहां पे एक और प्रतियोगिता करवाई जाती थी, वहां से जो जीतता था 3 स्टूडेंट को आगे भेजा जाता था स्टेट। स्टेट में राजस्थान की जितनी भी यूनिवर्सिटी, उसमें 19 यूनिवर्सिटीज थी। 19 यूनिवर्सिटी से 3-3 स्टूडेंट हर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंट करते हुए आते थे, और उसमें से एक टीम विजेता होती थी। तो मैं जब फर्स्ट ईयर में गया तो मुझे इसका पूरा अंदाजा ऐसे था नहीं कि भाई कैसे होता है। तो मैं टेस्ट दे के आया, ऐसे पता चल गया था कि ऐसा टेस्ट है। टेस्ट दे के आया, उसमें मेरी सेकंड रैंक थी, क्योंकि मैं ठीक था पढ़ने में। और वो कैसे थी वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको। पहली भगवान जी की थी, मेरी सेकंड थी, और एक हमारे साथी और थे जो पिछले 2 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक्सपायर हो गए। हम 3 लोगों का फर्स्ट सेकंड थर्ड आए। हम तीनों गए पाली, और वहाँ पे कॉलेजेस की कंपटीशन हुई, तो वहाँ पे हम फर्स्ट आए, हमारी तीनों की टीम। तो हमें भेजा आगे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे हम 12 हो गए। तो उस समय मन में लगा कि थोड़ा और अच्छे होते तो यहाँ पे भी जीत सकते थे। अब उस परीक्षा के बाद हमने प्रण लिया कि अगली जो होगी, जब हम सेकेंड ईयर में होंगे, उस समय हम फर्स्ट आएंगे। और पूरे साल हमने मेहनत की पागलों की तरह। कोई टारगेट नहीं जिंदगी में, केवल एक ही टारगेट है कि यूनिवर्सिटी की जो वो कंपटीशन होगी, जिस मन से आ रहे थे उसी मन से वापस जीतना, बस। और कोई मन में कुछ भी नहीं था। कोई पूछे क्यों पढ़ रहे हो, बस पढ़ रहे हैं, जीके में फर्स्ट आना है, और कोई लक्ष्य नहीं, कोई आईएएस आरएएस वगैरह सेकेंडरी बात है। उसी समय हमारे समाज में भी एक राजपुरी समाज की जीके की प्रतियोगिता होती है, साल में एक बार होती है। तो दोनों टारगेट एक साथ चल रहे थे। बाकी न तो कोई आईएएस का दिमाग में था, ना आरएएस का था, ना कोई प्रोफेसर का था, कुछ भी नहीं था। टारगेट एक ही था कि वो जिस मंच पे आ रहे थे उस मंच पे जीतना है, बस। पूरे साल हमने मेहनत की, अलग अलग किताबें लाते। दूसरा राउंड होता था, उसमें ऐसे फायर राउंड होता था, जिसमें एक प्रोफेसर 1 मिनट में 10-10 सवाल पूछता था। एक राउंड उसमें वो भी था फाइनली, वहां पे जयपुर के अंदर। अब हमने वहां पे पूरे साल मेहनत की, हमारी यात्रा फिर शुरू हुई। हम कॉलेज जीते, यूनिवर्सिटी जीते, और फिर जयपुर गए। जयपुर गए और हम वहां पे सेकंड आए। थोड़ा आनंद नहीं आया, गया फर्स्ट आना था। सेकंड आए, तब भी हमारे को एक अच्छा कैमरा गिफ्ट दिया, किसी को अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए, और हमें यहाँ पे भी सम्मानित किया। तीसरा साल फिर आया मैंने, इस बार और कोशिश यही करनी है कि फर्स्ट ही आना है, और कोई टारगेट नहीं था। अभी तक दिमाग में केवल जीके की परीक्षा ही थी। और फाइनल ईयर आया था, हमने हमारी मेहनत फिर करी, और बहुत तरीके से करी, जिसमें इस बार करंट अफेयर से लेके और बढ़िया किताबें लेके आए, और हमारा ग्रुप शानदार हो गया। महाविद्यालय में भी लगने लगा कि छोरे जो है बहुत इंटेलिजेंट वालों में से हैं, और इंटेलिजेंट व्यक्ति को क्या है, अलग
नज़र से देखा जाता है। अलग नज़र से देखते हैं तो एक अलग सी फीलिंग आती है कि मैं कुछ मतलब ठीक हूँ। ये फीलिंग क्या है, बड़ी शानदार फीलिंग होती है। अंदर ही अंदर लगता है कि वाह कुछ अच्छा हो रहा है मतलब जीवन में। अब हम जैसे व्यक्ति गांव से आए हुए, किसी ने ठीक से बात भी नहीं की, और वहाँ जिला स्तर पे आके कोई ये कहे कि ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, और सब ऐसे तिरछी नज़र से देखें, तो हमारे लिए क्या है, वो प्रधानमंत्री बनने जैसा है। वो एक लोगों का अटेंशन पा रहे थे मतलब, और एक साधारण से ग्रामीण परिवेश से आए हुए व्यक्ति के लिए इस तरह से शहर का अटेंशन पाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि होती। इससे बड़ा मोटिवेशन हो नहीं सकता। हम फिर पढ़े तीसरे साल, और इस बार भी हमने वो यूं कहिए कि इस बार हम जीत भी गए। और हुआ क्या, इन 3 सालों का रिजल्ट ये निकला कि हमारा जो जनरल स्टडी का जो बैकग्राउंड था, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स बड़े शानदार हो गए थे। उसी साल फाइनल ईयर का अब हमारा कॉलेज पूरा होने को आया। कॉलेज की खास बात और खूबसूरती ये होती है कि कब प्रवेश लिया और कब पूरी होगी पता भी नहीं चलता है पढ़ने वालों को तो, और नहीं पढ़ने वालों को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कॉलेज पूरी हो गई है। पढ़ने वालों को तो फिर भी थोड़ा एहसास होता है, नहीं पढ़ने वालों को तो बिल्कुल एहसास नहीं होता। उनको एहसास बीए करने के बाद में होता है कि 3 साल बर्बाद कर दिए। वो 3 साल की तैयारी के ठीक बाद में बीए फाइनल ईयर में आते आते हम सभी परीक्षाओं के लिए पात्र हो गए। यूपीएससी की सारी परीक्षाएं, आरपीएससी की सारी परीक्षाएं ऑलमोस्ट हम पात्र हो गए। अब हमने यूपीएससी के फॉर्म भरे। सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट का फॉर्म भरा, एसी का। उस एसी में हमारा जो 5-6 का ग्रुप था वो सारे पास हुए। असिस्टेंट कमांडेंट यूपीएससी की परीक्षा पास करना कोई साधारण नहीं था, ये बाद में पता चला। हमारी तो यूं ही हो गई, क्योंकि हम 3 साल से पढ़ रहे थे। परीक्षा पास करके आए, फिर फिजिकल की तैयारी करी। फिर आगे की कहानी ये थी कि मैं फिजिकल में बाहर हो गया। यूपी इसकी एसी के ठीक बाद में सीडीएस की परीक्षा हुई, कमांड डिफेंस सर्विस की। मैं उसमें भी पास हुआ। आईएएस प्री पास हुआ, आरएएस का प्री पास हुआ, आरबीआई में सिलेक्शन हुआ। मतलब फाइनल ईयर पूरी हुई नहीं थी, अभी रिजल्ट आना बाकी था। और हमने केंद्र सरकार की 5-6 परीक्षाएं एक साथ पास कर दी, और एक आरपीएससी की, वो थी आरएएस प्री। तो एकदम से हम एक होते हैं ना आकर्षण का केंद्र। उस समय इतने स्टूडेंट थे नहीं मार्केट में। कॉलेज में भी 700 से 800 सीट होती थी, 1100-1200 बच्चे थे 3 सालों में मिला के। तो सारे लोगों का एक प्रकार से हम आकर्षण का केंद्र थे कि यार ये बच्चे ऐसे हैं जो लगभग सारी परीक्षाएं पास कर चुके हैं, अभी तक फाइनल ईयर का रिजल्ट आना बाकी है। हमें और मोटिवेशन मिल रहा था, हम और पढ़ रहे थे। ऐसा नहीं कि कोई तारीफ, 2 शब्द तारीफ में कह दिए और हमें वो फूल ऐसे करके समा जाए और अब बैठ जाए चुपचाप, तो कुछ नहीं होने वाला। फेल होंगे 2 दिन वापस वहां, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक असफलता के साथ ही सारी तैयारी धरी रह जाती है। बहुत बढ़िया तैयारी करने के बाद जब एक बार फेल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस वगैरह सब डाउन हो जाता है। और परिणाम ये निकला कि हम इस जीवन में सेट हो गए। उस जो एक कॉलेज की टाइम पीरियड था, इतना प्यारा टाइम पीरियड था कि 3 सालों के भीतर ही इतना कुछ हो गया कि जो सपना देखा भी नहीं था, जो कल्पना भी नहीं की थी, हमारी कल्पनाओं से कुछ परे चीजें थी वो, और वो बड़ी सुलभता के, आसानी के साथ सुलभ हो गई वो। और ये तब पॉसिबल हुआ कि कॉलेज के 3 साल तक हम बड़े चैलेंज लेके पढ़े थे। एक दिन भी मुझे नहीं लगता कि हमने खराब किया होगा। तो ये जो टेस्ट सिस्टम जो मुझे अभी आपका जो चल रहा है, इससे मुझे वो वाकया याद आया कि हमारे भी फर्स्ट ईयर में ये शुरुआत हुई थी और 3 साल पढ़े थे। उसके बाद में हमारी जर्नी शुरू हुई और आज तक जारी है, और बहुत बढ़िया तरीके से चीजें हुई। हम जितनी परीक्षाएं पास करते थे सब परीक्षाएं पास की। हम जो अच्छा कर सकते थे हमारी तरफ से हमने किया।
हमारी वजह से कोई परेशान नहीं है, हम हमारे जीवन में एक प्रकार से सुरक्षित हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो इस प्रकार के जो टेस्ट वगैरह होते हैं, मैं आपको सबसे पहले यही कहूँगा कि इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको मजाक में मत लेना। सीरियस ऐसा लीजिए कि देखो, मार्केट में आपके पास प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्व दोनों चैलेंज होते हैं। अपने प्रतिद्वंद्विता किसी से नहीं पालनी, प्रतिस्पर्धा सबसे रखनी होती, क्योंकि आज आपके साथ बैठा वो भी आपका प्रतिस्पर्धी है। दिमाग में हमेशा रखिए कि टेस्ट को टॉप करना है, सीरियस लेना है, बहुत 100% अपना देना है। यूं नहीं सोचना है कि कोई फ्री में करवा रहा है या कॉलेज में यूं ही चल रहे हैं, ठीक है। तो इसका परिणाम ये निकला कि अगर आप उसको सीरियस नहीं लोगे तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे। जा क्या रहा है, 4 घंटे आप दे रहे हो तो आपके लिए आपका करियर मेकिंग प्रोसेस है ये। कोई भी व्यक्ति सीधा मंजिल पे नहीं पहुंचता, सीढ़ियों के सहारे सहारे चलता है। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती है। आज आप पढ़ना शुरू करोगे, 2 महीने बाद आपको लगेगा कि यार 2 महीने पहले मुझे कुछ नहीं आता था। 1 साल पढ़ोगे ना जबरदस्त तरीके से, तो साल के 365वें दिन ये लगेगा कि पहले मैं कितना मूर्ख था, मुझे ये भी चीजें नहीं पता थी। दूसरे साल और पढ़ोगे तब लगेगा कि पहले साल की समाप्ति पे भी मुझे कुछ नहीं आता था। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा, आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होता जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कितना मूर्ख सा था, जो मुझे ये चीजें भी नहीं पता थी। तीसरे साल पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि दूसरे साल में कितना मूर्ख था, मुझे ये भी नहीं पता था। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे वैसे उसको अपनी अज्ञानता का एहसास होता जाता है। और अज्ञानता का जैसे जैसे एहसास होता है, व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखता है, वो और अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि थोड़ा और पढूं ताकि मेरी ये कमियां भी दूर हो जाए। और एक एक कमी दूर होती जाती है, और एक ऐसी फेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है, ऐसा लेवल आता है, जब आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, आप असफल हो ही नहीं सकते। ये स्थिति कब आती है? जब कॉलेज टाइम में 2-3 साल 4 साल हम बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं। मुझे बड़ा कई बार दुख भी होता है कि इस 3 साल की अवस्था को हम कैसे बर्बाद करते हैं, क्योंकि जो आज का दिन है ये कल लिखता है। आज का दिन कल को लिखता है, मतलब आज जैसा करोगे कल वैसा ही होगा। जब एक लड़का आईएएस बना तो उसको पूछा गया कि कल तक आप कुछ नहीं थे, कोई आपसे बात भी नहीं करता था, दिल्ली की गलियों में या गांव की गलियों तक कोई आपको पहचानता नहीं था, किसी रूम में दबे हुए पड़े थे आप। आज परिणाम आया और आज दुनिया के या भारत के मोस्टली बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपको जानते हैं, सारे पत्रकार आपके सामने हैं। ऐसे एकदम से सेलिब्रिटी बन के कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने कहा कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये जो रात थी, ये रात लगभग 15 साल लंबी चली है। 15 साल की पीछे की मेहनत है, उसका परिणाम आज आया है। तो 15 साल की मेहनत के बाद आज होगा। मैंने मेरे पिछले पास्ट में लिखा ऐसा है, मेहनत की है, जो आज दिख रहा है। इसलिए कहते हैं आज हम कल को लिखते हैं। आज हम बैठते हैं तो आज जो कर रहे हैं वैसा भविष्य होगा, ये तय बात है। आप पीछे क्या थे ये मैटर नहीं करता। आप 12वीं में मेरिटोरियस थे या 12वीं में ग्रेस पास थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए 10 साल बाद आपको पता ही नहीं होगा कि आपके 9th क्लास में 10th में परसेंटेज कितने थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, आपको याद ही नहीं होगा। अभी मुझे कोई पूछे ना कि आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने हैं, मुझे वाकई में सच में याद नहीं है। एक बार मार्क्स देखनी पड़ती है, फिर भरना पड़ता है कि इसमें इतने नंबर आए थे। 10वीं 12वीं की इसलिए 10वीं 12वीं के याद रह जाते हैं कि वो हर जगह भरने पड़ते हैं।
बाकी ये पूछ ले कि गणित में कितने थे, विज्ञान में कितने थे, बिल्कुल याद नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि इन परसेंटेज के क्या वैल्यूज है। इसलिए कहते हैं कि आप पीछे क्या थे वो भूल जाइए। आप अगर 99% में थे तो 99% के घमंड में रहने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 40-45 पे थे तो भी उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। आज आप क्या कर रहे हैं, कॉलेज टाइम को आप कैसा यूटिलाइज कर रहे हैं, इससे तय होगा कि आप कहां पहुंचने वाले हैं। और ऐसे न जाने तमाम प्रकार के उदाहरण आपको अगर आप ढूंढोगे तो आपको मिलेंगे। जो कोई जीवन में सफल हुआ है उनको आप पूछोगे तो वो आपको यही कहेगा कि कॉलेज टाइम को बहुत तरीके से हमने यूज किया था। कम से कम 5-5, 6-6 घंटे, 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई की थी। अब जैसे इस साल आप में से जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं, आप सोचिएगा आप जुलाई में यहां पे आए और आपने हंसते हंसते 7 महीने निकाल दिए। और किसी ने अगर 7 महीने पढ़ाई की है डेली 5-5, 7-7 घंटे, तो वो बच्चा उन सबसे आगे जा चुका है जो उसके साथ में एडमिशन तो लिए थे लेकिन पढ़ाई नहीं की थी। और जिसने पढ़ाई की उसने 7 महीने की आपसे लीड ले ली है और उसकी लीड अब बढ़ती जाएगी। ये बिग बैंग थियरी की तरह है। बिग बैंग थियरी पढ़ी हुई है कि पूरी पृथ्वी पहले एक ही पदार्थ थी और उसमें महाविस्फोट होता है और उसके बाद में ये पूरी सृष्टि बनी और ये तत्व दूर होते गए और ये होते ही जा रहे हैं, ये कभी वापस नहीं मिलेंगे। एक बार किसी ने लीड ले ली 5-7 महीने की, वो आपसे आगे ही रहेगा। हमारे साथ में भी कई ऐसे 90% वाले, 98 वाले, 97 वाले थे। लीड ऐसी हुई कि अभी तक टूटी नहीं और आगे तो टूटने वैसे ही टूटनी नहीं है। और दुख कब होता है? दुख तब होता है जब मैं 90% बना के और मेरे 40% वाले मेरे सीनियर हो जाते हैं, तो ज्यादा दुख होता है 90% वाले को। दुख इस बात का होता है कि काश मैं भी ठीक तरीके से पढ़ लेता। इसलिए कह रहा हूं कि जब हम साथ में एडमिशन लेते हैं उसके बाद की अवधि आप देखिए। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि एक व्यक्ति आपसे बहुत आगे जा चुका है, सिर्फ इसलिए कि वो थोड़ा सजग था और उसने मेहनत की। और यकीन मानिए आप में से भी कई बच्चे हैं जो सीरियसली पढ़ रहे हैं, आपको भली पता मत हो। जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि अच्छा ये पढ़ रहा था, क्योंकि रिजल्ट वाले बच्चों का पता बाद में चलता है, रिजल्ट के बाद। बाकी तो सब माहौल बनाने वाले होते हैं। माहौल बनाने वालों का पता सबको रहता है। जो रिजल्ट आने वाले होते हैं वो पता जब PDF आती है उसके बाद चलता है, क्योंकि रिजल्ट वाले शो ऑफ नहीं करते, दिखावे नहीं करते, वो केवल और केवल क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। इसलिए आपको कहूंगा कि आप इस अवधि को, इसके इम्पोर्टेंस को समझिए। आप, ये बड़ा अनुकूल समय है आपका, और किसी अच्छे व्यक्ति के मार्गनिर्देशन में, किसी अच्छे व्यक्ति का सानिध्य लेकर, अच्छे व्यक्ति का मेरा मतलब ये है जो पॉजिटिव हो, ये ना कहे कि थारो वो आइए सुखाएंगे मजा करके। ऐसे व्यक्ति के साथ मत रहना, क्योंकि अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिले और आपकी क्षमताओं पे प्रश्न खड़ा कर दें तो आपका अंदर से टूट जाओगे कि मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा व्यक्ति हो जो पॉजिटिव अप्रोच रखता हो कि हो जाएगा आपको, भली वो जीवन में क्या कर रहा है आपको मतलब नहीं है। ऐसे व्यक्ति का सानिध्य लो, अंगुली पकड़ो और उसका पूरा यूज लो जितना आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है जैसे मैं आज यहाँ खड़ा हूं तो मेरे पीछे भी कई सारे लोगों का हाथ है। घर से जब हम निकले थे तो मेरे घर में तो ऐसा है कि कोई भी इस कंपटीशन का हिस्सा नहीं था उस समय तक तो, और सारे के सारे हम ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग हैं, तो ये कोई नहीं कहने वाला था कि UPSC क्या है और RPSC क्या है। लेकिन जब हम शहर आते हैं तो कई अच्छे साथी मिलते हैं और उन साथियों का सपोर्ट मिलता है, और वो लोग यही कहते थे कि जीवन में अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है, आप चाहते हो कि आपको लोग अलग तवज्जो दें,
आप चाहें कि आपको लोग अलग वैल्यू दें, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ये किताबें ही सबसे ज्यादा सशक्त हथियार है, और इसमें जिसने खुद को खपाया है वो व्यक्ति जीवन में कभी भी पीछे नहीं रह सकता। पढ़िए, बस पढ़ते जाइए, इसके रिजल्ट 6, 7, 8 महीने 10 महीने बाद आने शुरू हो जाएंगे। और परिणाम ये निकला कि हम लोग जितने भी थे हमारे साथी, आज कोई भी साथी हमारा बेरोजगार नहीं है, और जो है वो या तो कोई केंद्र सरकार में है या कोई राज्य सरकार में, और सब बढ़िया बढ़िया जगह पे है। कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने जीवन में सेटल हैं। सब पढ़ रहे थे, मैं भी पढ़ रहा था, और ये आज जितनी भी सक्सेस है, सफलता है, मैंने तो सारी परीक्षाएं वगैरह पास कर ली। एक पता चल गया कि ये चीजें होती क्या है। इसलिए मैं कॉलेज के स्टूडेंट को हमेशा कहता हूं कि बाकी सारे काम छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, अच्छे दोस्त रखिए, खेलिए कूदिए, गतिविधियों में भाग लीजिए। कोई भी एक्टिविटी होती है आप जाइए, उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, नंबर वाली मत लगे। एक बार मैं भाषण प्रतियोगिता में भाग लिया, पूरा रट के गया एकदम प्रॉपर तरीके से, वहां जाके सब भूल गया, तो मेरे को जय हिंद करके वापस आना पड़ा। उसी दिन लगा कि मतलब हमारी हालत कितनी खराब है। मतलब ये उस समय एक आत्म ज्ञान हुआ कि हमारी हालत कितनी खराब है कि हम बोर्ड मंच पे जाके 2 शब्द बोल नहीं सकते। सच मानिए कई दिनों तक बुरा फील हुआ मैं। अगर वो उस समय भाग नहीं लेते तो ये ज्ञान ही नहीं होता कि हम बोल नहीं पाते। उसके बाद प्रयास करने शुरू किए। प्रयास कैसे? 10 लोग बैठे हैं, 5 जने उनके सामने, कहीं भी बैठे हैं उनके सामने शुरू हुए। धीरे 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 बड़े बड़े मंचों तक आते गए। अब कोई दिक्कत नहीं होती। हर एक्टिविटीज में भाग लेना बहुत जरूरी होता है। केवल पढ़ाई 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 नहीं होती, एक्टिविटी में भाग लीजिए, क्योंकि जितना आप एक्टिविटीज में भाग लेंगे उतना आप अपने आप की कमियां पहचानते जाओगे, और ये कमियां ठीक करने का समय है। अगर आप इस समय नहीं करोगे तो थोड़े बड़े हो जाओगे, उसके बाद आपकी गलतियां माफ नहीं है। यहां खड़ा होके मैं गलती नहीं कर सकता। अगर आप यहां आके बोलोगे और 5 गलतियां कर दी तो हम उसको माफ कर देंगे, क्योंकि बच्चा है। इसलिए कहते हैं कि इस गलती करने की उम्र में आगे आना शुरू कर दो, ताकि क्या है कि माफी मिल जाती है। आप जैसे एनडीए देता है ना, कोई एक एनडीए होता है, एक सीडीएस होता है, नाम सुना हुआ है? एक नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, एक कमांड डिफेंस सर्विस होता है। एनडीए 12वीं के ठीक बाद में होता है, जो पीसीएम के स्टूडेंट होते हैं। सीडीएस बीए के बाद होता है। अब देखिए उन दोनों का इंटरव्यू सेम होता है, जिसको एसएसबी कहते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं। मैं जाके आया हूं, इसलिए मुझे उसका आइडिया है। अब मैंने वहां पे ये चीज जानी कि जैसे कोई एनडीए का स्टूडेंट एसएसबी देने आया तो स्वाभाविक सी बात है, वो छोटा होता है, 12वीं पास होता है। और सीडीएस का स्टूडेंट वहां पे सीडीएस पास करके और एसएसबी देने आया। वहां पे जब वो दोनों ही जाते हैं तो मुझे वहां पता चला कि टोटल उस इंटरव्यू के अंदर 12 क्वालिटी चेक की जाती है, जिसे OLQs कहते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। टोटल 12 मानी जाती है, जिसमें टीम लीडर, डिसिप्लिन, ऐसे कॉन्फिडेंस, इस टाइप से 12 टाइप की क्वालिटी होती है। वहां पता चला कि सीडीएस के जो कैंडिडेट हैं उनको 12 की 12 चाहिए, एक भी कम है तो आपको रिपीटर बना देते हैं, बाहर कर देते हैं, और वो कहते भी नहीं है कि आप में कमी क्या है। वो उनको पता चल जाती है, वहां रिपीट हो जाता है, मतलब वो उसको बाहर कर देते हैं। जब एनडी वाला जो स्टूडेंट आता है तो उसको 2 से 3 कमी अगर कम है तो माफ किया जाता है, उसको फिर भी ले लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा है और बाद में भी अपनी कमी को ठीक कर सकता है। तो सेना में भी ये स्थिति है कि छोटे बच्चे हैं जो 12वीं पास है, उनको थोड़ा सा लिबरल, रिजिड नहीं होते वहां पे। इसलिए कहता हूं कि आप इस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे तो धीरे धीरे चीजें ठीक होती जाती है, क्योंकि यही टाइम है जब आप अपने आप को दूसरों से अलग कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा, 3 साल बाद की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आप अपने बच्चे को असफलता के लिए तैयार कीजिए। किसके लिए? असफलता के लिए, क्योंकि सफलता के लिए हम सब रेडी हैं।
सफलता के लिए 10वीं पास बच्चा भी तैयार बैठा है, असफलता के लिए हम कोई भी तैयार नहीं है। असफलता के लिए तैयार होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि असफलता के बाद ही व्यक्ति ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें आती हैं। तो असफलता के लिए तैयार होना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए कई बार ये मेरे मस्तिष्क में विचार आते हैं कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब हम कॉलेज की इस फेज में होते हैं, उस समय हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस होते हैं, और कॉलेज के बाद असफलता जब मिलने वाली है, उसके बाद की स्थितियां हम कल्पना भी नहीं कर रहे हैं कि हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक तो आपको कुछ पता नहीं है। 2-3 साल बाद जैसे ही आपका ये ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा, उसके बाद आप उन लाखों की भीड़ का हिस्सा हो जाओगे जो पहले से वहां पे तैयारी कर रहे हैं। आपका 5 साल सीनियर भी वहीं बैठा है, आपका 7 साल सीनियर भी वहीं बैठा है, 3 साल सीनियर भी वहीं बैठा है। अब आप भी उसका हिस्सा है। अब आप सोचिए कि आपका 5 साल सीनियर है कोई, तो वो आपसे ठीक ही होगा। आप उसी भीड़ का हिस्सा 2 साल बाद होने वाले हैं। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वहां पे पोस्ट कम है, आवेदक बहुत अधिक है। आजकल तो 1000 की सीट आती है तो 10 लाख 15 लाख फॉर्म आते हैं, और वो सारे आपके सीनियर हैं। कोई 10 साल पुराना भी है, कोई 5 साल पुराना। फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि अब इसको फाइट कैसे करें, इनको कॉम्पीट कैसे करें। और उसके बाद कई बच्चे तो मन ही मन सोच लेते कि अपना तो होना नहीं कहीं पे। कई बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, 3 साल 4 साल फिर तैयारी करते हैं। जो काम कॉलेज में करना था वो काम 3-4 साल बाद करते हैं। फिर क्या होता है? अभी तो 20 साल की उम्र है, ये उम्र 26 साल हो जाती, पता भी नहीं चलता। उम्र बढ़ जाती है, घर वालों का प्रेशर आता है कि भाई अब कुछ नौकरी वगैरह कुछ, अब नौकरी लगेगी कहां से? 12वीं के बाद पढ़ाई 4 साल बाद शुरू की है, कॉलेज पूरी यूं ही गई। अब 4 साल बाद पढ़ाई शुरू की है तो 4 साल तो करनी पड़ेगी, तब आप उनके बराबर आओगे। और आप जब तक उनके बराबर आओगे तब तक कुछ नए बच्चे और तैयार होके आ जाते हैं पीछे से, और पहले वाले तो बैठे ही है। अब ये गजब मारामारी चल रही है अंदर, क्योंकि आप उस चीज को सोचिए कि भाई 4 साल बाद आपकी जो 4 साल जूनियर है अभी, वो भी अंदर आएगा, सीधी सी बात है। अब पिछली भर्ती में प्रोफेसर की मैं बात करूं, हमारे साथ जब प्रोफेसर परीक्षा हुई थी, जब हम प्रोफेसर बने, उस साल कुछ ऐसे प्रोफेसर भी थे जो हमारे से 5-5 साल जूनियर थे। मतलब आप ये सोचिए कि जब हम बीए फाइनल ईयर में थे, वो जब 10th में थे, जब हम प्रोफेसर बने हमारे साथ वो बने। तो आप ये सोचो कि आप 5 साल हम आगे बढ़े। हमारा ग्रेजुएशन जैसे 9 में हुआ, और 8-11 से 9 में ग्रेजुएशन, उसी साल से मैं तो नौकरी लग गया था, ठीक है। और प्रोफेसर बना मैं वापस जाके 17 में, उससे पहले मैं स्कूल शिक्षा में रहा। अब आप सोचो कि 17 तक ऐसे बच्चे भी प्रोफेसर बने जिनको हमने पढ़ाया था, और पिछली बैच में ऐसे कई बच्चे थे जिनकी एजुकेशन हमने प्राइमरी एजुकेशन देखी है, हमने पढ़ाया उनको, वो आगे कॉलेज शिक्षा में प्रोफेसर बन के आए, 22-22 साल के लड़के। तो जब आप कंपटीशन में आओगे और 3 साल तैयारी करोगे, उस समय ये स्थिति होगी कि आपके सीनियर आपके साथ होंगे, आपके 4 साल जूनियर भी आपके साथ होंगे। और जूनियर में भी कई बहुत तैयारी से कर होके आते हैं, 12वीं के बाद से जोरदार तैयारी करके आते हैं। वो बच्चा आपसे आगे रहेगा, और 4 साल पहले से जो बैठे वो तो आपसे आगे है ही, और आपने पढ़ाई की नहीं। अब हो रही है टेंशन। अब टेंशन का तो कोई इलाज नहीं है, और वहां से हमारा करियर खत्म हो जाता है। ये कड़वा सच है, इसलिए कह रहा हूं कि कॉलेज का टाइम है, अभी इस समय कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। बढ़िया प्लानिंग बनाइए, अपने गुरुजन जो है यहाँ पे, उनसे बात कीजिए कि सर मुझे इस चीज की तैयारी करनी है। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे किसकी करनी है, तो भी गुरुजी से बात कीजिए, सर मेरा स्वभाव इस टाइप का है, तो मुझे किस फील्ड में ठीक रहेगा। तो गुरुजी ने कह दिया, भाई
प्रशासन के लिए या एजुकेशन के लिए या आर्मी के लिए, जो भी, फिर उनसे कहिए कि इसकी क्या प्रोसेस होती, मुझे थोड़ा सा आप गाइड कर दो, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। ऐसा कोई शिक्षक नहीं होता जो ये नहीं चाहता कि उसके पास बच्चा पूछने ना आए। पूछने आना चाहिए। आप अगर 15,000 रुपए 20,000 रुपए यहाँ फीस देके कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं, तो आप पूछिए, आप सोचिए आपने आज तक कितने प्रश्न पूछे टीचर से। हमारी तो हालत ये होती थी कि सेकेंड ईयर में गुरुजी बाहर निकालते थे कि बाहर जाओ, दोनों बाहर जाओ। क्यों? हर 5 मिनट बाद में, सर मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित क्या है, मिश्रित क्या, नहीं पता, नहीं पता। पूछ पूछ के सर भी लास्ट में कहते ऐसे बाहर जाओ दोनों। आप दोनों इंटेंशंस, गलत इंटेंशन है सर, गलत नहीं, सच में नहीं पता है मिश्रित है क्या। ऐसे मिक्स करना मिश्रित नहीं है। अर्थव्यवस्था जो आप कह रहे हो ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, ये मिश्रित है कैसे? मतलब 3 दिन से सर ये सब सुन रहे हैं, थोड़ा बता दो ना ये मिश्रित कैसे है, तो हमें थोड़ा सेट हो जाएगा। इस प्रश्न पे सर ने ऐसे बाहर जाओ। सर बाहर तो चले जाएंगे लेकिन समझ में नहीं आया। सर के ऐसे वापस बैठो। मिश्रित का मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। सर मिक्स्ड तो मिश्रित समझ में नहीं आया सर, मिक्स्ड कहां से आएगा? फिर सर कहते हैं कि जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों विशेषताएं हो, वो तो सब ठीक है सर। पूंजीवादी विशेषताएं कौन सी है, समाजवादी कौन सी है? तो बेटा पूंजीवादी विशेषताएं वो है जो पूंजीवादी देशों में होती है। वो वहां पे कौन सी होती है सर? समाजवादी देशों में। पूंजीवादी देश तो मेरा साथी कपिल था मेरे पास, उसने कहा सर पूंजीवादी देश है कौन से? तो कि यूरोपियन कंट्री है, अमेरिका वगैरह। तो मैंने कहा सर तो ये पूंजीवादी विशेषताएं मोटी मोटी कौन सी होती? जैसे सर ने किताब साइड में रखी, आज अपन इस पे ही बात करेंगे पूरी। और वो बात आज तक मुझे याद है, सर ने एक एक बात बताई कि पूंजीवादी का मतलब होता है संसाधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार, समाजवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। आधा घंटा इसी पे रहा। और मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी सेट हुई है, आज तक मुझे याद है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद से वो पहली क्लास ही थी बेसिकली। पहले दिन हम फर्स्ट ईयर में आए थे और भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक पार्ट है पहला ही, उस समय मेरे इकोनॉमिक्स था। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि आप भी इस तरह से जब भी क्लास में बैठते हैं, शब्द समझ में नहीं आता है, बेझिझक पूछिए। जितना पूछोगे उतना सीखोगे। ये मत सोचना है कि टीचर को नहीं आता, टीचर को सब आता है। और नहीं भी आता है ना तो आपको दूसरे दिन बता देगा, मगर ये नहीं कहेगा, आपकी इच्छा का दमन नहीं करेगा। दूसरे दिन कह देंगे कि भाई आज अपन दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, कल मैं आपको बता दूंगा। भाई टीचर भी कोई भगवान थोड़ी है। कई बार हमें नहीं आता, हमें भी कई बार बच्चे ऐसे प्रश्न करते हैं जो हमें कहता है कि चिट्ठी लिख के बेटा दे दो, कल मैं आपको समझाता हूँ। तो स्टूडेंट चिट्ठी लिख के दे देता है, हम जेब में डाल देते हैं, घर जाते हैं, फ्री होते हैं, उसको चेक करते हैं ये है क्या। और फिर जब वापस नेक्स्ट क्लास होती है तब हम उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर देते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब हमारे को उत्तर नहीं आ रहा होता है, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पे कोई पूर्ण तो है ही नहीं। हर किसी का ज्ञान जो है वो अधूरा रहता है, और ये ज्ञान कितना भी प्राप्त करोगे अज्ञानता का एहसास होता जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आप इस तरह से पढ़ते जाइए और टीचर्स का पूरा सपोर्ट लीजिए और बात करिए उनसे, कैसे करना है, किस प्रकार करना है। इसमें जितना आप टीचर का यूटिलाइज करोगे, जितना आप टीचर का यूज लोगे, उतना आप आगे चलते रहोगे। ये तय बात है। 10 साथी हो आप, 10 लोगों का आपका ग्रुप है। इन ग्रुप में से अगर आपको लगता है कि आपको आगे जाना है तो एक ही तरीका है कि आपको पुस्तकें उठानी पड़ेगी। आप अपने लक्ष्य को लेके तैयार हो जाइए। अगर आपके उस ग्रुप में कोई लड़का ठीक नहीं है तो आप देख लेना, वो अपने आप दूर हो जाएगा। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, आपके साथ केवल वही लोग बचेंगे जिनका उद्देश्य केवल पढ़ना है। जैसे ही आप गलत काम शुरू करोगे, आपके साथ केवल वही बचेंगे जो केवल गलत करने के लिए आए हैं। जैसे आप नशे पते करना शुरू कर दो, सिगरेट पीना शुरू कर दोगे, तो आपके पास वही बैठेगा जो सिगरेट वाले। क्योंकि देखो ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा होगा उसके पास वैसे ही लोग होंगे। आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपके साथ गलत लोग धीरे धीरे साइड होते जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा।
और वो बाहर जाके ये कहेंगे कि काम रो कौन, क्यों? क्योंकि वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आप कर नहीं रहे हैं। तो कई बार हम कहते हैं ना कि संगत आपकी अच्छी होनी चाहिए, संगत कैसी होगी वैसा ही तय, क्योंकि घर वाले तो भेज देते हैं, फिर यहां आने के बाद सब तय होता है कि आपकी संगत कैसी है, और संगत तय होती है कि आप यहां पे कर क्या रहे हैं। आप जैसे पढ़ना शुरू करोगे तो आपके साथ अपने आप ही पढ़ाई वाले लोग अपने आप ही जुड़ जाएंगे। हर दिन एक व्यक्ति नया जुड़ेगा और एक व्यक्ति जाएगा, और 4 साल 3 साल 2 साल के बाद में आपका पूरा ग्रुप ऐसा होगा जो एक से बढ़ के एक पढ़ाई वाला है। अभी मैं गाड़ी से आ रहा था तो मेरे एक लड़के का फोन आया कि सर मेरा प्रोफेसर में सिलेक्शन हुआ है और मैंने आपसे पढ़ा था ये वो, काफी दिन से कॉल कर रहा था, आपने अटेंड नहीं किया, अननोन नंबर थे, आ जाओ। मैंने रैंडम ही उठा लिया, गाड़ी से आ रहा था, मैंने क्या करूँ 5 मिनट जाऊँ, कॉलेज पहुंचूंगा तब तक इसी बात कर लेता हूँ। तो फोन आया और मैंने अटेंड कर लिया। तो बोले कि सर मेरा प्रोफेसर में हिंदी में सिलेक्शन हो गया है, और मैंने आपसे 3 बार पहले बात की थी, इंटरव्यू की टाइम की थी, ये वो वगैरह पूरी बात बताई। मैंने कहा कैसे पढ़ाई की, मतलब कोचिंग करी थी या घर पे ही था? तो सर कोचिंग का तो टाइम मिला नहीं, ऑनलाइन पढ़ा था आपसे 3rd पेपर। हमारा ग्रुप था सर, 7 लड़के थे हम। एक बड़ा घर लिया हुआ था जिसमें 3 BHK का 3 रूम थे, एक उसमें किचन था, और जयपुर में थे सातों ही। तो सर एक का हो गया है उसमें, मेरा पॉलिटिकल में हो गया, सॉरी हिस्ट्री में, हिंदी में, मेरे साथी का भी हिंदी में हो गया। 2 के इंटरव्यू कॉल हो रखे हैं पॉलिटिकल साइंस में, दोनों के हो जाएंगे। एक का हो गया 1st ग्रेड में, और एक बच्चे का सामाजिक 2nd ग्रेड में हो गया। मतलब 7 के 7 ही हो गए। अब राजनीति विज्ञान वाले के मैंने कहा दोनों के कितने मार्क्स हैं? तो सर 120 और 124, तो दोनों के नंबर इंटरव्यू में ठीक दिए तो आराम से हो जाएगा उनको। तो मैंने कहा 7 थे, 7 तो हाँ सर 7 हो गए। एक के MA नहीं थी, वो 2nd ग्रेड में हो रहा है, और अब हम 7 का सिलेक्शन हो गया। कोशिश यही करेंगे कि आसपास एक ही जिले में रहेंगे तो साथ में रह लेंगे। 7 में से सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या थी, मैंने पूछा 7 कैसे हो गई? तो सर एक परिष्कार में हुआ, एक वहां हुआ, एक भी हमारे सेम जिले का नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के, कोई जयपुर का है, कोई नागौर का है, कोई एक डूंगरपुर का है सर, एक दौसा का है, अलग अलग जिलों के। अब देखो आप सोचो कि ग्रुप बना उनका, ये कोई बचपन का ग्रुप तो था नहीं, ये कोई कॉलेज का ग्रुप भी नहीं था। ये कैसे बना? ये ग्रुप ऐसे बना कि पढ़ने वाले बच्चे थे और कहीं पे भी बैठे हैं तो एक एक साथ में जुड़ता गया। जैसे मान लो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, हिस्ट्री की कोई बढ़िया बात करूंगा तो इतिहास का कोई पढ़ने वाला बच्चा हो जाएगा, यार ये तो ठीक बात कर रहा है, वो मेरे को कहेगा भाई साहब नंबर दो ना आपके, मैं दे दूंगा। हमारी बात शुरू हो गई, हो गया ग्रुप। ऐसे करते करते अच्छे अच्छे लोग साथ में हो जाते हैं, वो पूरा ग्रुप का ग्रुप होता है। 2008 के अंदर एक रिजल्ट आया RAS का, 2008 की RAS का। 4 लोग थे रूम पार्टनर, चारों राजपूत थे। मैं चारों को जानता हूँ, अच्छे मित्र है मेरे, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। वो 4 एक ही रूम में रहते थे। रिजल्ट आने वाला था तो शाम को हमारी बात होती है, यार रिजल्ट आने वाला, RAS का इंटरव्यू चारों के दिया हुआ था और पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा। रिजल्ट की रात बड़ी भारी होती है। ऐसे रिजल्ट आता रात को लगभग 11-12 बजे के आसपास। RPSC RAS के रिजल्ट रात को 11-12 बजे जारी करती है। रात को रिजल्ट आया, अब नींद भी उस रात किसको आती है। बैठे थे सारे यूं ही बाहर, रिजल्ट आता है। रिजल्ट आता पता चलता है कि चारों ही SDM हुए, चारों ही SDM हुए और चारों ही टॉप 20 में थे। और चारों SDM, और अभी वो चारों ही ADM में, एक IAS हो गया, 3 सेक्रेटरी है। मतलब आप सोचो। और इंटरेस्टिंग बात क्या, चारों ही अलग अलग क्षेत्रों के हैं। एक बाड़मेर का, एक शेखावटी में चुरू के आसपास, 2 और जिलों के, चारों के चारों SDM बनते। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप अभी पढ़ना शुरू करो, आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। ग्रुपिंग में आप कैसे लोग आएंगे, जैसा आप जो आप व्यवहार कर रहे हैं, बदमाशियां कर रहे हो तो बदमाश लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, अपने आप जुड़ेंगे, आपको जोड़ने की जरूरत है नहीं। पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई वाले जुड़ जाएंगे,
पढ़ाई में भी जैसे कोई आरएस की तैयारी कर रहा है, आईएएस की कर रहा है, तो वो आईएएस आरएस वाले जो एस्पिरेशन है वो आ जाएंगे साथ में। एजुकेशन की कर रहा है तो एजुकेशन वाले आ जाते हैं। ये मत सोचिए कि बनना क्या है, कैसे बनना है, ठीक है, पढ़ाई करते जाइए, एक टारगेट रखिए दिमाग में, ये काम करना है, पढ़ते जाइए, और साथ साथ में उन पढ़ी हुई चीजों को आप है वो लागू करते रहिए। आप देखते जाना, आपका जीवन बदल जाएगा पूरा। ये देखो, ये बात मैं मेरे अनुभव के बेस पे कह रहा हूं। अनुभव किस बात का? जब मैं 8वीं कक्षा तक गांव में था, 9वीं 10वीं में बाहर निकला घर से, 11वीं 12वीं में रामसर में पढ़ा, गवर्नमेंट स्कूल्स थे सारे। कभी मैं पढ़ाई में इतना ब्रिलियंट नहीं रहा, सही बता रहा हूँ। मेरे परसेंटेज वगैरह हमेशा से कम ही रहे। 10वीं में तो 50 भी नहीं बने, और 12वीं में 60 रहे, 61% थे कुछ। हर कक्षा में एक औसत स्टूडेंट रहा। गैर कब पकड़ा गाड़ी ने? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर के बाद पता नहीं, एक वो टेस्ट हुआ कॉलेज वाला, और उसके बाद हमने एक समाज का हुआ, उसके बाद हमने उस टेस्ट के लिए पढ़ना शुरू किया। और टेस्ट के पढ़ने में फायदा पता कहाँ हुआ? फायदा ये नहीं हुआ कि हम साल भर पढ़ते गए, फायदा ये हुआ कि हमारे साथ लोग ऐसे जुड़ते गए जो पढ़ने वाले थे, और फिर वही यूं लगन लग गई कि बस पढ़ना है, नहीं उसको पीछे छोड़ना है, बस यही था। और देखते देखते 3 साल के अंदर हमारे पास में एक अच्छा खासा ग्रुप था। उससे पहले हम खेलते थे तो हमारे साथ सारे खिलाड़ी थे, पूरे ग्रुप में खिलाड़ी थे, सब खेलने वाले थे, हर के पास में एक बल्लो एक दड़ी और कुछ नहीं, क्योंकि खेलते थे, काम यही था। फिर वॉलीबॉल खेलना शुरू किया तो सारे वॉलीबॉल वाले हमारे साथ जुड़े हुए थे, क्रिकेट वालों ने साथ छोड़ दिया। पढ़ने लगे तो दोनों ने साथ छोड़ दिया। जब नौकरी में आए तो वो भी सब साथ छोड़ गए, अब वो अलग ही ग्रुप बने हुआ है। समय के साथ आपके ग्रुप बदलते जाएंगे। नौकरी लग गए तो ग्रुप अलग हो जाएंगे, फेल होके गांव में चले गए तो ग्रुप फिर और नए बनेंगे। इसलिए कह रहा हूं कि ये समय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसकी इंपॉर्टेंस को समझना। 1 मिनट भी बर्बाद मत करना। टाइम को बर्बाद कर दिया तो इस दुनिया में आपको बचाने वाला कोई नहीं। आप भले अरबपति हो, करोड़पति हो, सारे अपनी जगह है, लेकिन एजुकेशन की जो पावर है वो कहीं नहीं है। आज 2025 चल रहा है, और आप सोचिए कि स्वामी विवेकानंद जी का दौर रहा है 1900 का। 125 साल बाद हम उनको उसी रूप में याद करते हैं, और उनका दिन ब दिन रिस्पेक्ट बढ़ता जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि उस समय, उस दौर में अमीर लोग नहीं थे, पैसे वाले नहीं थे? सब थे, पैसे वाले भी थे, पॉलिटिशियन भी थे, अंग्रेज भी थे, मगर दिन ब दिन आभा चमकती किसकी जा रही है? विवेकानंद जी की। नाम लेते मन में रिस्पेक्ट आता है। वो उस व्यक्ति की आभा नहीं चमक रही, बेसिकली उसके ज्ञान की चमक रही है। उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया था, सम्मान हम किसका कर रहे हैं? हम सम्मान उनके ज्ञान का कर रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इसका, नॉलेज का, पढ़ाई का, इसका कोई तोड़ है ही नहीं। इसमें जितना इन्वेस्ट करोगे ये आपको कई गुना वापस रिटर्न करती है, कई गुना वापस। 10-10, 12-12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट भी। कल रात को मेरे पास एक बच्चे का फोन आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज से। तो मेरे को फोन आया, सर, उसने सीधा यही प्रश्न किया, सर आपने जो मेंस दिया था ना आईएएस का, उसने परीक्षा वगैरह कुछ नहीं दिया। मैंने कहा वो तो सब ठीक है बेटा, तू बोल कौन रहा है? तो कुछ नाम बोला, मुझे ऐसे बराबर सुनाई नहीं दिया। चौवा रावसर ऐसा कुछ पास का कोई गांव बताया। मैं कहाँ पढ़ता है? तो सर मेरा इस बार फर्स्ट सेमेस्टर है और हंसराज कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अच्छा ठीक है, बता सर आपने मेंस दिया था ना? मैंने कहा तो उसमें आपका ऑप्शनल क्या था? तो मैंने कहा मेरा ऑप्शन तो बेटा एक बार हिस्ट्री था, एक बार ज्योग्राफी था और एक बार इकोनॉमिक्स था। तो सर इतनी अस्थिरता क्यों आई? मैंने कहा इसी कारण तो फेल हुआ। हर बार सब्जेक्ट चेंज किया, सब्जेक्ट पे भरोसा नहीं किया। हिस्ट्री में नंबर कम आए, सोचा ज्योग्राफी में बढ़िया आएंगे, दूसरी बार ज्योग्राफी दे दिया, तीनों एक जैसे ही थे।
अच्छा, तो सर मेरे को क्या है कि सब्जेक्ट लेना था, तो मैंने सोचा कि मेरे को किसी ने कहा कि आपका हिस्ट्री है और मैं हिस्ट्री और हिंदी में कन्फ्यूज हूँ, तो मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ, मेरे लिए कौन सा बेहतर होगा। तो मैं आपसे वो एक्सपीरियंस जानने के लिए कॉल किया था। मैंने कहा बेटा हिस्ट्री और हिंदी दोनों में तेरे को ठीक लगती वो ले ले। तो ठीक, तो सर मेरे दोनों में हिंदी ले ले, छोटा भी है, आसानी से याद भी हो जाएगा। और अब आप सोचो, मैं ये बात नहीं कर रहा उसने फ़ोन किया, मतलब वो फर्स्ट ईयर का बच्चा है और ऑप्शनल के बारे में सोच रहा है। मैं तो मानता हूँ इससे वो उसका काम हो गया है, मतलब अभी सोच रहा है उसके। अभी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे हिसाब से 8 सेमेस्टर होते हैं, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है 8 सेमेस्टर पढ़े आगे उसके। तो अभी सोचा है तो उसने 6 सेमेस्टर भी उसने सब्जेक्ट पढ़ लिया, सब्जेक्ट तो उसका उसके साथ ही तैयार हो जाएगा। और सब्जेक्ट तैयार होते ही उसने नेट वेट दिया, जेआरएफ होगा, पीएचडी करेगा, जेएनयू वगैरह में चला जाएगा, वहां से सिविल नहीं हुआ तो प्रोफेसर बन के जरूर आ जाएगा। ऐसे इस बार कई उदाहरण है। मतलब मैं तो ये मानता हूं क्योंकि कोई भी काम मस्तिष्क 2 बार होता है। मार्क ट्वेन ने कहा था कोई भी काम 2 बार होता है, एक दिमाग से होता है, फिर दूसरा ग्राउंड पे होता है। किसी भी काम को 2 बार करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी होता है कि सीधा ग्राउंड पे चले जाओ। ग्राउंड पे सीधा तो कमठे और काम होया करे। कमठे का काम पता है, उसके लिए यहां करने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही होता है। बाकी अगर कोई नया सृजन कर रहे होते, कोई नया काम कर रहे हैं तो वो 2 बार होता है, एक दिमाग में होता है, दूसरी बार ग्राउंड पे होता है। तो अब उसके दिमाग का काम उसने कर लिया है कि आईएएस की तैयारी करनी है और हिंदी ऑप्शन लेना है। अब वो ग्राउंड पे काम शुरू करेगा। मैं तो कह रहा हूं कि 2-2 घंटे भी करेगा ना, तो भी 8 सेमेस्टर, 3 साल, 4 साल, इतनी अवधि है कि अगर एक व्यक्ति 4-4, 3-3 घंटे भी पढ़ लिया ना, तो भी बीए होते होते वो आईएएस के लिए तैयार है। और मैं कह रहा हूं कि आईएएस नहीं भी बना तब भी उसने समय का इतना बढ़िया यूज किया है कि वो बढ़िया जगह चला जाएगा, ये तय बात है। तो ये सोचना ही बड़ी बात है। इसलिए कह रहा हूं कि आपके पीछे की जो जनरेशन आ रही है वो और भी एडवांस है, ध्यान रखना इस बात का। जब फर्स्ट ईयर का बच्चा ऑप्शनल के बारे में सोच रहा है, जो हमने बीए के बाद सोचा था कि अच्छा 2 ऑप्शनल लेने पड़ते हैं, हमारे टाइम 2 लेने पड़ते थे, अब 1 है। जो बात हमें 4 साल बाद पता चली वो उनको 12वीं के बाद ही पता चल गई है। यहां बैठा एक स्टूडेंट जब परीक्षा देगा तो सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली और बाड़मेर कॉलेज, बच्चा भले किसी भी जगह का हो, सब बराबर वही पेपर सबको मिलेगा, सेम कंपटीशन है। अब आप सोच सकते हो कि अगर आप यहां बैठे बैठे नहीं पढ़ोगे तो वो वहां बैठा बैठा बच्चे को आप पीछे कैसे रखोगे। क्योंकि डीयू से कोई पढ़ के आ रहा है तो वो ऐसा सामान्य तो होगा नहीं, ठीक ठाक बच्चा होगा, सीयूटी पास किया है, फिर वहां मेहनत की है, उसी बच्चे को आपको कॉम्पीट करना है। इसलिए सजग रहना, नहीं तो पीछे रह जाओगे। मैं तो नहीं कहूंगा। बाकी आप इंटेलिजेंट है कि कमजोर है कोई मैटर नहीं करता। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आप अवेयर कितना जल्दी हुए हो और समय का कितना बढ़िया यूटिलाइज किया हो। बाकी अगर समय का ठीक यूटिलाइज किया, अवेयर जल्दी हुए हो, तो डीयू वाले भी पीछे रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। और अगर अवेयर नहीं हुए और समय को यूटिलाइज नहीं किया तो आपको कोई भी प्राइवेट कोटा वाला, ओपन वाला भी पीछे रखेगा, ये तय बात है। तो बात सिर्फ इतनी है कि समय का बढ़िया यूज करिए, हर दिन को यूटिलाइज करिए, अपने गुरुजनों का साथ लीजिए, जिज्ञासु बनिए, हर बात पूछिए, जानिए, समझिए उसको। जब तक चीजें क्लियर नहीं होती है तब तक अगले टॉपिक में मत जाइए। और ये चीजें अचानक से नहीं होगी, हर दिन थोड़ा 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 उसमें आपको सुधार करते रहना पड़ेगा, तब जाके 4-5 महीने में आप पटरी पे आएंगे। और मेरी बात याद रखना, एक बार अगर आप पढ़ाई की पटरी पे आ गए तो वापस कोई नहीं उतार सकता आपको, और आपने सोचा भी नहीं उन ऐसे स्थानों पे आप पहुंचोगे। ठीक है, आपकी तरफ से कोई प्रश्न हो तो बता दो, नहीं तो मेरी बात खत्म करता हूं। बहुत टाइम हो गया, शायद टाइम लिमिट पार तो नहीं कर दी। सीमा जी मेरे स्टूडेंट है। नहीं, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, कुछ पूछो। तालियां तो ठीक है, वो ठीक है। कोई आपकी तरफ से? हाँ बेटा।
बस.